नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएचएम के एग्जाम्पल की, एसएचएम के उदाहरण। एसएचएम के एग्जाम्पल से पहले पिछले वीडियोस में आपने देखा कि इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है, उस बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। उनसे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे एसएचएम के एग्जाम्पल और उन एग्जाम्पल से किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल डायामीटर, मतलब एक्स अक्ष पर एसएचएम हो रही है, प्रोजेक्शन हो रहा है। प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायामीटर या वाई अक्ष पर प्रोजेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन एसएचएम जैसा है। अब ये प्रोजेक्शन कौन से अक्ष पर पूछा गया है, इस बात से फर्क पड़ेगा। जल्दबाजी में कहीं आप गलत तरीके से आंसर नहीं दे दें, इसलिए मैंने इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया है। वैसे यहाँ तक, इस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लेवल ऐसा कुछ नहीं है। वही 10th क्लास का आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखिए, एक्स अक्ष पर प्रोजेक्शन साफ साफ दे रखा होगा क्वेश्चन में, मतलब वो आपको एक्स अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछेगा। ये एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष। देखिए, साफ साफ एक्स अक्ष पर प्रोजेक्शन है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि यहां पर t बराबर 0, प्रारंभ में कोई कण यहां पर है, ठीक। अब आप बताइए, कोई कण यहां पर है तो x के सापेक्ष इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये देखो, मूल बिंदु पर है। थोड़ी देर बाद ये ओमेगा कोणीय वेग से चलकर यहां आ गया थीटा कोण पर, इसलिए थीटा क्या हो गया, ओमेगा टी, कोणीय विस्थापन ओमेगा टी। अब ये यहां से चलकर यहां आ गया, तो बताइए एक्स अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहां से चलकर यहां आया, तो मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया। अब मूल बिंदु से कितना आ गया, यही तो निकालना है। अब आप मेरे को बताइए कि ये कोण थीटा है, तो इस कोण का मान भी थीटा होगा, और आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कर्ण आपको पता होना चाहिए। रेडियस जो है वो किसके बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के आयाम के। तो देखो, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है थीटा के सामने वाला, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ए साइन थीटा बराबर ओमेगा टी, इसलिए इक्वेशन ये आ गई। अब आप ये भी देखो, ये प्रोजेक्शन ये बता रहा है कि पहले वस्तु x बराबर 0 पर है, मीन पोजीशन पर है। उसके बाद वस्तु पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही है, और मीन पोजीशन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो उसकी इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी होती है। मतलब पहले हमने इस चीज को याद कर लिया, अब मैं प्रूव करके बता रहा हूं। और प्रूव का भी क्या मतलब है कि केवल आपको साइन थीटा निकालना है। थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा तो ये भी थीटा, लंब बटे कर्ण, और ये रहा कर्ण। कर्ण रेडियस है जो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो यहां से लंब जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ये इधर आ गया, x बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ गई। यहां पर देखो, ये प्रोजेक्शन क्या बता रहा है, ये मूल बिंदु है। ये कह रहा है t बराबर 0 पर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यहां है। t टाइम बाद वो यहां पहुंच गया। आप बताइए, उसने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और याद कीजिए थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। अब आपको कहाँ, एक्स अक्ष पर प्रोजेक्शन, मतलब एक्स पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मूल बिंदु से, ओरिजिन से निकाला जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ आ गया तो हमने एक लंब डाल दिया। लेकिन इस बार आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। आपको थीटा पता है लेकिन आपको लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए। तो याद कीजिए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण वही एम्पलीट्यूड, आधार आपको निकालना है, इसलिए x बराबर a कोस थीटा और थीटा बराबर ओमेगा टी, इसलिए x बराबर a कोस ओमेगा टी। अब आप पुरानी इक्वेशन को याद करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो उसकी इक्वेशन x बराबर a कोस ओमेगा टी होगी। यहां पर भी तो यही है, ये मीन पोजीशन, सॉरी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था और अब इधर मीन की तरफ आ रहा है, जीरो की तरफ। x बराबर a कोस ओमेगा टी। एक और सिचुएशन देखिए, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है t बराबर 0 टाइम में, t टाइम बाद वो यहां पहुंच गया, लंब डाला, हमें x प्रोजेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। याद कीजिए ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमें निकालनी है जिसको लंब कह रहे हैं। यहां पर x निकालना है, थीटा के सामने वाला x है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण से साइन थीटा बराबर x बटे a और x बराबर a साइन थीटा। x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ये मूल बिंदु इधर ना नेगेटिव की तरफ, इसलिए माइनस, x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। यही तो है, मीन पोजीशन से अगर माइनस की तरफ पार्टिकल मूव करे x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव की तरफ x बराबर a साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ x बराबर a कोस ओमेगा टी। यही तो इक्वेशन थी। लेकिन यही बात अगर y प्रोजेक्शन या y अक्ष पर पूछा जाए, वर्टिकल एक्सिस पर पूछा जाए, तो देखो मान लो कोई पार्टिकल t बराबर 0 समय पर प्रारंभ में यहां था, ध्यान से देखिए, प्रारंभ में यहां t बराबर या t सेकंड बाद या t टाइम बाद यहां आ गया, कितना चला, थीटा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। अब बच्चा क्या करेगा कि यहां पर लंब डाल देगा, नहीं भाई साहब, x अक्ष पर प्रोजेक्शन पूछा गया है तो y अक्ष पर प्रोजेक्शन पूछा गया है तो y अक्ष पर ही ऐसे देखिए। और आप यहां से एक बात और सोचो, यहां से y का ये मैक्सिमम है, एक्सट्रीम, अब वो मीन की तरफ आ रहा है यहां, और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो a कोस ओमेगा टी। ये आप खुद देख लीजिए, ये निकालना है तो ये आधार है और ये कर्ण आपको पता है, तो थीटा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपको निकालना है, ये क्या है, a कोस ओमेगा टी। इधर देख लीजिए y पर फिर से प्रोजेक्शन, ये यहां पर था t बराबर 0 प्रारंभ में, कुछ समय बाद ये यहां आ गया t टाइम पर, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ओमेगा टी बोलेंगे। अब यहां आ गया तो y पर ये देखिए, अब ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर प्लस में और इधर माइनस में, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब निकालना है तो साइन थीटा होगा, इसलिए y बराबर a माइनस a साइन थीटा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, पहले ये मीन पोजीशन पे था, अब नेगेटिव y की तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन से नेगेटिव y की तरफ या नेगेटिव x की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी, यहां पर y बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। इस सिचुएशन को देखो, पहले t बराबर 0 कहां था, y के लिए तो ये सिचुएशन क्या हो गई, 0। अब ये चल के यहां आ गया और y क्या आ गया, पॉजिटिव, ये वाला निकालना है,
ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के सामने वाला क्या निकालना है, लंब, और लंब क्या हो जाता है, साइन थीटा। y बराबर a साइन थीटा, जिसको y बराबर a साइन ओमेगा टी। देखो पहले मीन पोजीशन पर था, अब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मीन से पॉजिटिव, यहां से ऊपर वाला y पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो मीन से पॉजिटिव y की तरफ a साइन ओमेगा टी, यहां से मीन से नेगेटिव y की तरफ माइनस साइन ओमेगा टी। ये देखिए यहां पर एक्सट्रीम से मीन की तरफ a कोस ओमेगा टी। इक्वेशन वही है दोस्तों, प्रोजेक्शन बदले चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब एक बात और समझो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, SHM की इक्वेशन, x बराबर a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी SHM की इक्वेशन है। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, ये भी SHM की इक्वेशन है। दो SHM हैं। अगर ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी हो तो इन दोनों जो आपको वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट आयाम आ जाएगा, परिणामी आयाम। ऐसी सिचुएशन में आपको परिणामी आयाम निकालने के लिए बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। और एक और महत्वपूर्ण बात, x बराबर a प्लस बी साइन ओमेगा टी, अगर ये भी इक्वेशन हो तो ये भी SHM है, बशर्ते a जो है वो मीन पोजीशन है और b क्या है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है। ये चारों SHM की इक्वेशन है। इससे सवाल पूछा जा चुका है कि रिजल्टेंट या परिणामी आयाम क्या होगा। यहाँ 5 है या 4 है मान लो, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 25 और 16 कितने हो जाएंगे, अगर आप 25 और 16 ये देख लीजिए, 11, 1 और 4 अंडर रूट में आ जाएंगे। और मान लो सही से कैलकुलेशन करना है तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का रूट कितना आ गया 5। इस इक्वेशन में आपको परिणामी आयाम पूछेगा। ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तब भी आपको मानना SHM है। ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो दोस्तों x प्रोजेक्शन पर, y प्रोजेक्शन पर मैं फिर आपको बता रहा हूं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये मीन पोजीशन है। अगर पॉजिटिव x की तरफ चला गया, x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये मीन पोजीशन है। नेगेटिव x की तरफ चला गया, x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। अब ये मीन पोजीशन है, पहले से एक्सट्रीम पर है और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, x बराबर a कोस ओमेगा टी। बस यही है। अगर y प्रोजेक्शन है तो इक्वेशन वही रहेगी, x की जगह y आ जाएगी। बस इस तरीके की सिचुएशन में ये देखना है, जैसे ये डायग्राम और ये डायग्राम, इसमें भी यहाँ से यहाँ चल रहा है तो वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और ये y प्रोजेक्शन में इसमें भी यहाँ से यहाँ चल रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीम से, क्योंकि y वाला तो इधर है ना एक्सट्रीम, इधर मीन की तरफ। सेम डायग्राम है लेकिन x प्रोजेक्शन बोलेगा तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ, और y प्रोजेक्शन बोलेगा तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझो, सारी इक्वेशन को अपने दिमाग में रखो और SHM का कोई भी सवाल हो आराम से सोल्व कर दो। SHM के उदाहरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल और उनके फॉर्मूले आपको क्लियर कट तरीके से याद रखने, सीधी अप्रोच आएगी। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, एक पॉइंट मास होगा, वो सस्पेंडेड बाय मास लेस स्ट्रिंग, एक बिंदु द्रव्यमान रहित धागे से लटका हुआ होगा, इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। और इस धागे की लंबाई L और द्रव्यमान को m बोल रहे हैं। इस सरल लोलक का
जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 2π√L/g। L यहाँ पर लेंथ है धागे की और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या त्वरण, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। कभी कभी अगर गिवन हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। सरल लोलक का टाइम पीरियड। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या इस पॉइंट मास के ऊपर निर्भर करेगा? नहीं, केवल इसकी लंबाई और जी पर निर्भर करेगा। फिर देखिए, मास स्प्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। अगर एसएचएम का एग्जाम्पल पूछा गया तो यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएचएम के उदाहरण आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतने ही टाइप के अनेक प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मास स्प्रिंग में क्या होगा कि एक स्प्रिंग से एक द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। अब स्प्रिंग का दोलन 37 दोलन है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड T बराबर 2π√m/k। m क्या है? स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान, मास, और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन मास स्प्रिंग में या स्प्रिंग वाले पेंडुलम में द्रव्यमान जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग का कांस्टेंट। वर्टिकल ऑसिलेशन या ऊर्ध्वाधर दोलन हो तब भी ये इस्तेमाल हो सकता है, और उसके लिए T बराबर 2π√L/g भी इस्तेमाल हो सकता है अगर द्रव्यमान पॉइंट हो या बिंदुवत द्रव्यमान हो। यहां से ये दोनों फॉर्मूले अगर आप स्प्रिंग के लिए याद रखते हैं तो देखिए, अब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, यूं कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो के इफेक्टिव क्या होगा अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई है या पैरेलल में जुड़ी हुई है। सीरीज का मतलब है श्रेणी क्रम में, याद कीजिए, और पैरेलल का मतलब है समांतर क्रम में। अगर स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई है, एक स्प्रिंग फिर उसके आगे ऐसे दूसरी स्प्रिंग और फिर द्रव्यमान, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। याद करो 10th क्लास में ओम के नियम में आप प्रतिरोध पढ़ते थे, तब इसको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और ऐसे ऊपर और नीचे हो तो समांतर क्रम प्रतिरोध, लेकिन वहां पर फॉर्मूला उल्टा होता था, यहां पर ऐसे हैं। अगर श्रेणी क्रम में है तो K इफेक्टिव का मान 1/K इफेक्टिव बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, ये K1 और K2। और अगर यही स्प्रिंग पैरेलल में है तो सीधा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। प्रतिरोध में उल्टा होता है, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ जाता है, समांतर क्रम का ऐसा होता है, लेकिन यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो T बराबर 2πm K इफेक्टिव, T बराबर 2π√m/K इफेक्टिव। अब एग्जाम में एक बात और, अगर ऐसे दिया हुआ है कि दो स्प्रिंग है और उनसे द्रव्यमान लटका हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√m/K इफेक्टिव। और अगर श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है तो सीधा जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो 1/K इफेक्टिव 1/K1 प्लस 1/K2। याद रखें, कई बार जल्दबाजी में आप इसको सॉल्व करके सोचते हैं कि K इफेक्टिव का मान आ गया, लेकिन याद रखें इसका मान जो आएगा उसका ऐसे उसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब जाके K इफेक्टिव आएगा। अगर दो स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई है, बीच में हम द्रव्यमान है, तब भी इसको ऐसे पैरेलल या समांतर क्रम ही माना जाएगा। अब आप देखिए एक क्वेश्चन, दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, m द्रव्यमान लटका हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस पेंडुलम की? अब आप देखो, पहले बात तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? T बराबर 2π√m/K इफेक्टिव।
पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट के इफेक्टिव अपॉन एम। पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब के इफेक्टिव क्या होगा वो देखते हैं। एक तरीके से ये सीरीज है और सीरीज में के इफेक्टिव क्या होगा हम देखते हैं। 1/k इफेक्टिव, 1/k प्लस 1/k, एलसीएम के 1 + 1, ये क्या हो गया 1/k इफेक्टिव, और 1/k इफेक्टिव बराबर 2/k। यही मैं आपको कहने वाला था, 2/k 1/k इफेक्टिव की वैल्यू है, k इफेक्टिव की वैल्यू k/2 हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/2 और k इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए k/2, तो k/2 m, ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का मान आ गया। इससे ज़्यादा टफ लेवल आपसे नहीं पूछा जा रहा। सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, के इफेक्टिव, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो के इफेक्टिव निकालना है। याद रखें ये 1/k इफेक्टिव की वैल्यू है, तो के इफेक्टिव निकालना है तो ये उल्टा हो जाएगा k/2, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आप चाहते तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते थे 1/m/k इफेक्टिव से। तो दो आपके पास एसएचएम के एग्जाम्पल हुए, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से, सरल लोलक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। एक बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ से जो भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है उसको कह रहे हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ध्रुवों की त्रिज्या रेडियस ऑफ पोल। भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। फिर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला कैपिटल G/m/r²। अगर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। अब पोल पर त्रिज्या जो है वो कम है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण कम है। आप यूँ कह सकते हैं कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान पोल से क्या होगा, कम होगा। पोल पर जी क्या होगा, ज़्यादा होगा बस। अब सरल लोलक घड़ी के बारे में अगर बात करें तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2π√L/g, टाइम पीरियड 1/√g, जी ज़्यादा टी कम, जी कम टी ज़्यादा। देखो ध्रुवों पर जी ज़्यादा होता है तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो घड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, और घड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम जल्दी जल्दी होगा और दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब घड़ी धीरे धीरे चलेगी, और धीरे धीरे चलेगी, घड़ी की स्पीड कम होगी तो दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। ये कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैंने सिस्टेमेटिक आपको बता दिया है। पृथ्वी की संरचना, भूमध्य रेखा की त्रिज्या ज़्यादा, त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा। फिर गुरुत्वीय त्वरण और आवर्तकाल में संबंध, इस तरीके से
आवर्तकाल कम होगा तो घड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो टाइम जल्दी जल्दी होगा, दिन छोटे, और भूमध्य रेखा पर दिन बड़े होते हैं। इससे जब हम बायोलॉजी में बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट से, तब भी बात करेंगे। सरल लोलक का एक और कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि L1 लंबाई का एक सरल लोलक है जिससे m द्रव्यमान लटका हुआ है और इसका टाइम पीरियड t है। दूसरा L2 लंबाई का सरल लोलक है जिससे वही द्रव्यमान m लटका हुआ है और इसका टाइम पीरियड t2 है। वैसे भी टाइम पीरियड m पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर एक सरल लोलक तैयार किया जाए जिसके धागे की लंबाई इन दोनों के लंबाई के बराबर हो या इन दोनों की लंबाई के योग के बराबर हो, तो लंबाई L1 प्लस L2, तो अब इस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा ये देखना है। एक सरल लोलक जिसकी लंबाई L1 टाइम पीरियड T1, दूसरा जिसकी लंबाई L2 टाइम पीरियड T2। इन दोनों की लंबाई को जोड़कर एक नया सरल लोलक बनाया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। प्रथम लोलक के लिए अगर T1 बोला जाए, L1 बोला जाए, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 ये 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट बाहर हो जाएगा, L1 अपॉन जी। ऐसा ही द्वितीयक लोलक के लिए अब यहाँ से L1 निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, T1 स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और L2 निकालना है तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए क्या है, आप चाह रहे हैं कि L1 प्लस L2 ये दोनों मिलकर एक नया सरल लोलक बनाएं जिसकी लंबाई को मान लो L नोट कह रहे हैं, और इस L नोट लंबाई वाले लोलक का आवर्तकाल T नोट स्क्वायर है। देखो L1 का फॉर्मूला T1 स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, L2 का T2 स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर इसका T नोट स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर से ये कट गया, यहां से जी कट गया, T नोट नया जो आवर्तकाल है उसका स्क्वायर T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। अगर यहां से T नोट निकालना है तो T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा अंडर रूट। अगर आपको इसका T1 पता है, इसका T2 पता है, दोनों की लंबाई जोड़कर नया लोलक बनाना चाहे तो उसका आवर्तकाल निकालना है। इसके आवर्तकाल का स्क्वायर कर दो, इसके आवर्तकाल का स्क्वायर करके और अंडर रूट कर दो, आपके पास नए सरल लोलक का टाइम पीरियड आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये सीधा फॉर्मूला आ गया। अब आपसे लंबाई बोले वो कि यहाँ पर ये लंबाई है, यहाँ पर ये लंबाई है, दोनों को जोड़कर एक सरल लोलक बनाया गया तो उसका क्या होगा। तो आपको लंबाई से नहीं, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, दोनों के टाइम पीरियड का स्क्वायर करके जोड़ दो और फिर क्या कर दो अंडर रूट, नए सरल लोलक का आवर्तकाल आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस बारे में बात करते हैं। एक सरल लोलक की लंबाई L है और एक बीम L/2 पर इसे रोकता है। आप सिचुएशन को समझो, ये एक L लंबाई का धागा है, यहाँ पर M द्रव्यमान लटका हुआ है, ये इधर आ रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर एक पिलर है ये। अब जब ये धागा यहाँ से आएगा तो यहाँ तक तो पिलर के इधर जा नहीं सकता, और यहाँ से एक नया पेंडुलम बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे बात को? L लंबाई का है, कोई यहाँ से इसको रोकेगा तो अब इधर वाला तो जा नहीं पाएगा, इधर वाला ही पेंडुलम बन जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का थीटा है और ये जो आधी लंबाई का पेंडुलम है इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन फाई है। अब इस थीटा और फाई में रिलेशन बताओ। इसका रिलेशन होता है √2 थीटा बाई या थीटा बराबर फाई। तो ये आधी लंबाई का जो पेंडुलम है इसका अधिकतम विस्थापन यूँ कह सकते हैं फाई है और इसका पहले एल लंबाई वाले का थीटा है। तो फाई और थीटा में क्या रिलेशन है? √2 गुणा थीटा बराबर फाई। ये आपको याद ही रखना है। थीटा क्या किसके लिए? एल लंबाई वाले लोलक के लिए। और फाई किसके लिए है? जो लंबाई छोटी हो गई है उसके लिए। अब मैंने यहाँ पर L/2 बता दिया। एग्जाम में L/3 आ गया तो यहाँ पर √2 की जगह 3 कर देना। L/4 आ गया तो √4 कर देना। समझ रहे बात को? जो भी आए L/2, L/3, L/4, L/5 उस संख्या को यहाँ अंडर कर देना। थीटा बराबर 5। तो यहाँ पर L/2 है इसलिए दोनों में रिलेशन √2 थीटा बाई 5। एक क्वेश्चन देखो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मेरे को मिला तो मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया। अधिकतम विस्थापन ज्ञात करो। अगर इक्वेशन ऐसे है 3 sin ωt 4 cos ωt। याद करो a और b लिखा था मैंने इक्वेशन में, यहाँ पर a और b a² + b²। तो इसका अधिकतम विस्थापन क्या हो जाएगा? a² + b² और उसके बाद √ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और कितना आ गया? 25 का √ 5 आंसर आ जाएगा। एक सिचुएशन और देखो सिंपल पेंडुलम के लिए। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जैसे ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है। ये L/2 पर बीम है, L/3 पे आ गया √3 थीटा बाई 5। फाई क्या है? ये जो L/2 वाला पेंडुलम है इसका विस्थापन। थीटा क्या है? पूरे L लंबाई वाले पेंडुलम का विस्थापन। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, GH पृथ्वी की सतह पर GE बटे 1 + h/r, इसका ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बटे 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब आपसे कोई बोला कि बताइए अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर आप ऊंचाई पे जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला h और r बराबर हो गए तो ये कट के 1 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, g/4। अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे जाए तो गुरुत्वीय त्वरण सतह के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। अब ये फॉर्मूला जब गुरुत्वीय त्वरण आपने पढ़ा होगा तब बात की होगी, इसको याद रखना है। अब सिंपल पेंडुलम के लिए आपको अप्लाई करना है। देखो, पृथ्वी की सतह पर कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल है T1। उस पेंडुलम को हम उठा के पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर लेके गए और वहां पर उसका आवर्तकाल था T2। ये पूछ रहा है T2/T1 में रिलेशन बताओ। एक पेंडुलम है, पृथ्वी की सतह पर उसका आवर्तकाल T1 है। उसी पेंडुलम को, सेम पेंडुलम को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे लेके गए, उसका आवर्तकाल T2 है। T2/T1 बताइए। देखो, T1 समानुपाती 1/√G1 फॉर्मूले से आपको पता है। T2 यहां पर G2। आपको T2/T1 चाहिए तो T2 की वैल्यू 1/√G2 और T1 की ये उल्टा हो गया और G1 ऊपर चला गया। अब आप बताइए, जब h ऊंचाई पे चला गया तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो G/4 रह गया
और सतह पर G1 G है। अब T2 अपॉन T1 बराबर ये 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो गया और इसको ऊपर भेज दिए 2/√G इंटू √G और ये T2 अपॉन T1 का मान 2/1 हो गया। कहने का मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर आप लेके जाएंगे G घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ रहा है और आवर्तकाल बढ़ रहा है तो क्या होगा, पेंडुलम धीरे धीरे गति करेगा। अब ये तो कैलकुलेशन में पूछ लिया, आपको सीधा वैसे भी तो पूछा जा सकता है कि यदि किसी पेंडुलम को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर लेके जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। देखो T1 जितना है T2 T1 का 2 गुना है। अगर h ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है वहां पर लेके जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा सीधा ही। ये GH इस तरीके से, ये सिंपल फॉर्मूला, कैलकुलेशन आपने की, काम हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में T बराबर 2π अंडर√L, L तो वही पेंडुलम की लंबाई है, बटे G प्लस माइनस, देखो त्वरण क्या होता है, A बराबर F अपॉन M, विद्युत बल होता है QE, E क्या है, विद्युत क्षेत्र बटे M। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं। ये एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, इसमें माइनस आवेश है, इसकी ये दूसरी छड़ है, इसमें प्लस आवेश है। इस माइनस वाली से ऐसे L लंबाई का एक पेंडुलम जिसका आवेश प्लस Q है, धनावेश है, और इसका द्रव्यमान M है। इसके लिए आपको आवर्तकाल बताना है। देखो T बराबर 2π, क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल से कम है। सिंपल सी बात है। अगर देखो पहले तो ये बताओ विद्युत बल किधर लगेगा, प्लस से माइनस की ओर। अब विद्युत बल इधर लग रहा है। अब अगर ये ज्यादा हो जाता किससे, इस गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वीय बल से, तो ये पेंडुलम तो ऊपर उठ जाता, पेंडुलम रहता ही नहीं वो। इसलिए कंडीशन ये है जब प्लस नीचे हो और माइनस ऊपर हो तो विद्युत बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी। तो क्या कह रहा है, विद्युत बल गुरुत्वीय बल से कम है तो आवर्तकाल क्या होगा। अब यहाँ प्लस माइनस, G नीचे आ रहा है और विद्युत बल ऊपर आ रहा है तो घटेगा, विपरीत डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे। आवर्तकाल T बराबर 2π अंडर√L G माइनस QE अपॉन M। संधारित्र में क्या ध्यान में रखना है, ये सिचुएशन, उससे भी ज्यादा है छड़ें, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, और ये फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन में अगर प्लस इधर होता और माइनस इधर होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत बल की दिशा इधर हो जाती, और अब आवर्तकाल यहां माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस, क्योंकि G भी इधर लग रहा है और विद्युत बल भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, आवर्तकाल ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ये पृथ्वी की ऊंचाई वाला जरूर ध्यान में रखें। पृथ्वी की ऊंचाई h, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर G/4 रह जाता है, आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। ये SHM की इक्वेशन में अगर आपको विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इस प्रकार तो ऐसे निकालते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर L/2 है तो अंडर√2 θ/φ, अगर L/3 है तो यहाँ अंडर√3, L/4 है अंडर√4, L/5 है अंडर√5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला आपसे संधारित्र के बारे में ही पूछा जाएगा, तो याद रखें विद्युत बल की दिशा प्लस से माइनस की ओर, अगर यहाँ प्लस ऊपर है माइनस ये है तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, अगर प्लस नीचे होता तो ऊपर की तरफ चला जाता, इसलिए ये डायरेक्शन का जरूर ध्यान में रखना है।
सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक के द्वारा ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपके पास एक कार है या ट्रेन है जो ए एक्सेलरेशन या त्वरण से चल रही है। अब जब ये स्थिर अवस्था में थी तब ये सरल लोलक यहाँ पर ऐसे लटका हुआ था। जैसे ही ये इस दिशा में ए त्वरण से चलेगी तो ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में थीटा कोण से विस्थापित हो जाएगा। ये किस बल के कारण? एम के कारण, और नीचे कौन लगेगा? एम जी। टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला ए अपॉन जी, और यहां से जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर अब प्लस में ए स्क्वायर। नॉर्मल तो क्या होगा? अंडर रूट जी, लेकिन इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव ये आ जाएगा और आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, वो भी अंडर रूट में। क्वेश्चन देखिए, एक तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। याद रखिए यहां त्वरण है, किस त्वरण से ट्रेन या बस या कोई व्हीकल चल रहा है उस हिसाब से टाइम पीरियड ऐसे निकाला जाएगा। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ए किस त्वरण से वस्तु चल रही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, एक सिंपल पेंडुलम स्थिर वाहन की छत पर लटका हुआ है, तब इसका आवर्तकाल टी है। यदि वाहन कांस्टेंट वेलोसिटी या नियत वेग से, यह महत्वपूर्ण बात है, गति करने लगे तो अब आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं कि देखो पहले जी था, अब क्या हुआ? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहां पर आपको याद रखना है वस्तु नियत वेग से चल रही है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तब त्वरण होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, इसलिए ये बात याद रख लें। बेसिक वीडियो देखने भी जरूरी है। आप अगर ऐसा सोचे कि टॉपिक है सीधा आपको बता दिया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये आप कैसे दिमाग लगाएंगे? नियत वेग मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण ही नहीं है, और त्वरण ही नहीं है तो इस ए की वैल्यू 0 है। जब ए की वैल्यू 0 है तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। याद रखें टाइम पीरियड कब चेंज होगा? जब आपके पास वस्तु जो है वो कोई त्वरण से गतिशील हो। इस कंडीशन में तो गति तो हो रही है, लेकिन वेग में तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण नहीं है, इसलिए आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अपन एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, ट्रेन की छत पर लटका है, उसका आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित हो रही है, अब आवर्तकाल कितना होगा, जिसको T2 कह रहे हैं। ये T1 की वैल्यू है। देखो T1 सिंपल है, T2 अब ट्रेन चलने लगी है कितने त्वरण से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस कंडीशन में जी इफेक्टिव क्या आता है? ये रहा। जी इफेक्टिव निकालना है तो जी की वैल्यू भी 10 और ट्रेन के एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 10। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से भी 1, यहां से भी 1, और क्या हो गया? 2। 10 के स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे 10, और अंदर क्या रह गया? √2। 10 √2। देखिए अब जी इफेक्टिव की वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता है T2 अपॉन T1 करते हैं तो बाकी तो कट जाएगा। 1 अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या आ गया? 10 किसकी वैल्यू है? जी की, तो जी √2, और वो भी अंडर रूट में, और यहां पर अंडर रूट जी अपॉन में 1, क्योंकि नीचे आता वो ऊपर हो गया। यहां से क्या हुआ? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा जी, और क्या आ गया? √2। जी से जी कैंसिल। T2 स्क्वायर, T1 की वैल्यू कितनी है? 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/√2। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि T2/T1 का अनुपात तो 1/√2, लेकिन अगर T2 पूछा है तो देखो T2 स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे √2 बराबर 2 स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा कर देंगे 4। अगर T2 स्क्वायर निकालना है तो ये अपोन में चला जाएगा ऐसा, और T2 निकालना है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, 4 का अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट में इसका और अंडर रूट हो जाएगा। एक अंडर रूट का मतलब है 1/2 पावर, तो 2 बार हो गया तो पावर 1/4, ऊपर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी, और 2 की पावर 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 2 की पावर 3/4 सेकेंड आपके पास टाइम आ जाएगा। वाहन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कैलकुलेशन है कि जी इफेक्टिव का फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला सीधा पूछा जा सकता है या ये आ सकता है, या अनुपात तक बात हो सकती है, यहां तक तो शायद ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ये दिमाग में सोचेगा कि यार वस्तु चल रही है, सर ने बताया था कार या ट्रेन के लिए चल तो रही है, लेकिन वेग तो नियत है, वेग नियत है तो ए का मान, त्वरण का मान 0 है, और जब त्वरण का मान 0 है तो टाइम पीरियड वही रहेगा जो एक स्थिर वाहन या जब कोई ट्रेन नहीं चल रही है, विराम अवस्था में है, तब है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें। इस तरीके से वाहन और सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कार या व्हीकल के बाद हम बात करते हैं यदि सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक किसी लिफ्ट में रखा गया है। लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत बार बनते हैं। तो लिफ्ट से कैसे रिलेट करेंगे सिंपल पेंडुलम को, आइए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट कोई त्वरण आपको बता रखा होगा, ऊपर जा रही है, जब ऊपर जा रही है तब फॉर्मूला ये होगा T बराबर 2π√L/G+A। जब ऊपर जा रही है तब G इफेक्टिव क्या होगा, G+A, ये बात ध्यान में रखनी। और जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है तो ये माइनस में हो जाएगा, G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G-A। जब प्लस हो जाएगा तो इसका मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल कम होगा। लिफ्ट में किसी त्वरण से ऊपर जा रहे हैं तब पेंडुलम का आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल कम होगा तो पेंडुलम जल्दी जल्दी गति करेगा। जब किसी त्वरण से लिफ्ट में नीचे आ रहे हैं तब G इफेक्टिव क्या होगा, G से कम होगा, इसलिए आवर्तकाल ज़्यादा होगा। ये सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि यदि लिफ्ट में कोई पेंडुलम है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम, क्योंकि G इफेक्टिव G से ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और यहाँ पर G इफेक्टिव कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा, पेंडुलम स्लो मूवमेंट करेगा। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ये रहा। सरल लोलक का आवर्तकाल T है जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में है। यदि लिफ्ट G/3 त्वरण से ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड बताइए। G/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अब ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड जो है वो कम होगा। किससे, पहले वाले से, T से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कम होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी में अपन चेक करते हैं। ये फॉर्मूला है T का जब लिफ्ट विराम अवस्था में है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर, जो क्या है G/3 त्वरण से ऊपर जा रही है, तो इस फॉर्मूले में A की जगह G/3 लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, √L/G को ऐसे ही रखा, और अंडर रूट में 1 अपॉन, देखो G कॉमन ले लिया, 1 + 1
1 + 1/3, तो ये तो बाहर आ गया और 1/√, में कितना आ गया था 4/3। ये देखिए अब t2 बराबर ये किसका मान हो गया t का, इसको ऊपर लेके जाए तो √3/4 और t2 निकालना है तो t √3, 4 बाहर आएगा तो 2, t2 आ गया √3t/2। सी आंसर हो गया। देखिए जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही है तब आवर्तकाल मैंने आपको बता दिया बढ़ जाएगा क्योंकि जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मान लो ऐसा हो कि लिफ्ट नीचे जा रही है और जिस त्वरण से नीचे जा रही है उसका मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, ए बराबर जी है। याद रखें ये बात केवल लिफ्ट नीचे जाते टाइम के लिए ही लागू होगी, ऊपर के लिए नहीं। ये बात भी क्लियर कर लें। जब लिफ्ट जी के बराबर त्वरण ए बराबर जी से मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे जा रही है तो देखो नीचे जाने के लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला ये। अब ए का मान जी है तो जी में से जी घटाए तो कितना हो गया 0 और 0 का इसमें भाग देंगे तो अनंत। आवर्तकाल अनंत होगा या नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कोई लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे जा रही है तो उसमें सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा। जी के अलावा किसी त्वरण से नीचे जा रही है तो g-a, ऊपर जा रही है g+a, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो लिफ्ट से रिलेटेड जो एसएचएम में सिंपल पेंडुलम है उससे जो क्वेश्चन आएंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और खासकर ये a बराबर g, अगर a बराबर g है, लिफ्ट जिस त्वरण से जा रही है उसका मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है तो आवर्तकाल क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। सिंपल पेंडुलम के बाद हम स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। और स्प्रिंग से दोस्तों याद रखना स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी हुई है या श्रेणी क्रम में। एक और महत्वपूर्ण बात, 10th क्लास में आपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ा था। वहाँ पर दो प्रतिरोधों को अगर आप जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं और समांतर क्रम में 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती से आप वो वाली अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर दें। यहाँ पर हम स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं और ये कॉन्सेप्ट प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट से जस्ट अपोजिट है। देखिए स्प्रिंग पेंडुलम में आपके पास आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2π√m मास है और K इफेक्टिव कांस्टेंट है। ये K इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। स्प्रिंग पेंडुलम का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। देखो अब मान लो दो स्प्रिंग ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है। सीरीज के लिए फॉर्मूला ये रहा 1/K इफेक्टिव बराबर 1/K1 + 1/K2। 3 है तो 1/K3, 4 है तो 1/K4। 1/K इफेक्टिव दोनों का एलसीएम ले लिए K2 + K1। K इफेक्टिव निकालना है, उल्टा हो जाएगा और K इफेक्टिव बराबर K1 K2 अपॉन में K1 + K2। किसमें? सीरीज में। समांतर क्रम में बहुत अच्छा है, अगर दो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सीधा जुड़ जाएगा K इफेक्टिव K1 + K2। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, कोई आपसे ये ऐसा सिचुएशन देके पूछे कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखो ये दोनों तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये तो हो गया टोटल 3K और इस 3K के सीरीज में है 6K। कहने का मतलब ये सिचुएशन में ऐसा हो गया कि ऊपर है 3K
और उसके बाद सीरीज में जुड़ा हुआ है 6K। अब इसका K इफेक्टिव निकालना है। 2 के लिए ये रहा फॉर्मूला, दोनों को गुणा कर दो, K1 K2 दोनों को गुणा कर दिए 18 6 3, दोनों को जोड़ दो 9, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, K इफेक्टिव क्या हो गया 2। देख लीजिए इस तरीके से, देखो K1 की वैल्यू 2, K2 की 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 2, K इफेक्टिव 2 आ गया। T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इफेक्टिव, और K इफेक्टिव के लिए T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2K। इसको देखो, जब 3K और 6K को गुणा किए तो 18K स्क्वायर आएगा, और जोड़ेंगे तो 9K, तो K से 1K कट गया, आंसर 2K आ गया। और K इफेक्टिव की जगह 2K आ जाएगा, और इस कंडीशन का टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2K। एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और है, इसको आप डेराइव भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको 2 पेंडुलम दिए हुए हैं स्प्रिंग वाले, ये K1 है, इसका टाइम पीरियड T1 है, ये K2 है और इसका टाइम पीरियड T2 है। फिर आपसे बोला जाए कि इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। तो सीरीज में तो TS स्क्वायर इन दोनों का, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की 1 अपॉन में आएगी, इसलिए अगर इसी सीरीज में आवृत्ति निकालना हो तो 1 अपॉन fs स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन f2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए इन दोनों को, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर टाइम पीरियड 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी f पैरेलल स्क्वायर बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, याद रखें। K इफेक्टिव अंडर रूट में है और टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से चलो देखो, सीरीज में K इफेक्टिव का फॉर्मूला ऐसा, टाइम पीरियड का इसका जस्ट अपोजिट, और टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट वापस आवृत्ति का ऐसा ही फॉर्मूला है, बस ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में। बच्चा क्या सोच लेगा कि सीरीज में सर ने बताया था ऐसा, ये तो K इफेक्टिव के लिए बताया था, टाइम पीरियड के लिए थोड़ी बताया था। टाइम पीरियड के लिए TS स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सीरीज में। ये देखो, क्योंकि ये बातें दिमाग में घुस जाती है तो ऐसा लगता है कि देखो समांतर क्रम के लिए तो सीधा जुड़ेगा, नहीं, सीधा कौन जुड़ेगा, K इफेक्टिव। टाइम पीरियड 1 अपॉन TP स्क्वायर बराबर 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर। तो दोस्तों, मास या स्प्रिंग पेंडुलम से कोई क्वेश्चन आया तो ये 3 कॉन्सेप्ट है। K इफेक्टिव निकालना, 2 पेंडुलम दे रखे उनको सीरीज में जोड़ दे तो उनका टाइम पीरियड, उनकी फ्रीक्वेंसी, पैरेलल में जोड़ दे तो उनका टाइम पीरियड और उनकी फ्रीक्वेंसी। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। K इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट अगर उसने टाइम पीरियड में लगा दिया तो वो सीरीज के लिए इस टाइम पीरियड को सोचेगा कि देखो 1 अपॉन में आएगा, भाई साहब 1 अपॉन में K इफेक्टिव आएगा, टाइम पीरियड नहीं आएगा, और टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट फ्रीक्वेंसी है तो वो आएगी। इस तरीके से आप स्प्रिंग का जो पेंडुलम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें, K इफेक्टिव और यहाँ से 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इफेक्टिव की वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली क्वेश्चन पूछा गया तो ये इतनी सी बात आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेनी है
TS सीरीज के लिए ये, सीरीज के लिए आवृत्ति, पैरेलल के लिए टाइम पीरियड और पैरेलल के लिए फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट ये है कि एक पेंडुलम है, इसका कांस्टेंट K1 और टाइम पीरियड T1 है। दूसरा पेंडुलम जो कांस्टेंट है वो K2 है, टाइम पीरियड T2 है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दें तो टाइम पीरियड ये और फ्रीक्वेंसी ये, और समांतर क्रम में जोड़ दें तो टाइम पीरियड ये और क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, जो आपके सामने fp² बराबर f1² प्लस f2² है। सिंपल पेंडुलम के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम या जटिल लोलक के बारे में। वैसे दोस्तों, हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। अगर रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंडिकी वाला टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो एक सिंपल सा टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम। इससे बिल्कुल सीधे क्लियर कट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम में F बराबर -kx होता था, यहाँ पर टॉर्क बराबर -c थीटा होता है। क्योंकि बल का काम टॉर्क करता है, k कांस्टेंट को c लिख रहे हैं, माइनस आपको पता ही है मीन पोजीशन की तरफ लाने का कार्य करता है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। और कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड या आवर्त काल का फॉर्मूला 2π√I mgd। mgd एक कांस्टेंट है जिसको c भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। याद रखें जड़त्व आघूर्ण हमने अच्छे से निकालना सीखा है। किस अक्ष के सापेक्ष ओसिलेशन या जिस अक्ष के सापेक्ष दोलन हो रहा है उस अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। d क्या है, डिस्टेंस, कील से द्रव्यमान केंद्र की दूरी। जहां से ओसिलेशन के लिए आपने लटका रखा है किसी रिंग को, किसी चकती को, किसी छड़ को, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। यहां से पहला क्वेश्चन तो LE के बारे में पूछा जाता है, इक्विवेलेंट लेंथ या तुल्य लंबाई। साधारण लोलक की वह लंबाई जिसका आवर्तकाल जटिल लोलक के बराबर हो। जैसे मान लो आपको बोला गया कि आपके पास ये रिंग है, वलय है, और इस वलय का जो भी टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड का अगर आप एक सिंपल लोलक, सरल लोलक बनाना चाहते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी जो लंबाई होगी उसको कहेंगे LE, इक्विवेलेंट लेंथ, और वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, सिंपल लोलक, सरल लोलक की लंबाई है जिसका आवर्तकाल जटिल लोलक के आवर्तकाल के बराबर होगा। और ये निकालने का फॉर्मूला है LE बराबर I/md और टाइम पीरियड 2π। अब देखो I/md को क्या लिख सकते हैं, LE, तो एक सीधा फॉर्मूला भी हो गया कि आप जटिल लोलक का पहले इक्विवेलेंट लेंथ निकाल लें, उसमें बटे g कर लें, बस ये उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। कंपाउंड पेंडुलम के लिए अगर g की वैल्यू 0 है तो टाइम पीरियड अनंत होगा, इसकी वैल्यू 0 है, और d की वैल्यू 0 है तो भी टाइम पीरियड इनफाइनाइट ही होगा। ध्यान से देखना, अगर कंपाउंड पेंडुलम के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू या GE की वैल्यू, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो ये 0, या यूं कह सकते हैं ये 0 तो इनफाइनाइट, और D 0 है तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो भी टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। अब दो कॉन्सेप्ट देखिए, आपके पास एक रिंग है जो एक कंपाउंड पेंडुलम है, इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। पहले तो आप इक्विवेलेंट लेंथ निकालिए कि ये आपके पास एक कंपाउंड पेंडुलम है और
कितनी लंबाई का सिंपल लोलक इसके टाइम पीरियड के बराबर होगा? तो LE/I/MD। देखो, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर आपको निकालना है, तो याद रखें वो mr² और ऐड हो जाएगा। तो दोलन वाले अक्ष पर सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है r, इसलिए टोटल जड़त्वागुण 2mr², m को ऐसे कैसे d ऑसिलेशन वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी त्रिज्या है, यहाँ से r कट गया, m से m, इक्विवेलेंट लेंथ 2r। कहने का मतलब r त्रिज्या की जो चकती है, एक रिंग है, वलय है, उसका जितना टाइम पीरियड होगा कंपाउंड पेंडुलम में, सरल लोलक में अगर आपको उतना ही टाइम पीरियड चाहिए तो त्रिज्या से 2 गुनी लंबाई का सिंपल पेंडुलम ले लो। इक्विवेलेंट लेंथ कितनी आ गई? 2r, इसलिए वलय के लिए टाइम पीरियड √2r/g हो गया। ऐसे ही चकती के लिए, डिस्क के लिए वही m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है I/MD। यहाँ पर कितना होता है? हाफ mr², और इससे r दूरी पर कितना होगा? mr², और तो हाफ mr², ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इस पॉइंट पर I की वैल्यू है हाफ mr², इससे r दूरी पर उसमें mr² और जोड़ देंगे, 3/2 mr² हो जाएगी। देख लीजिए, तो 3/2 mr², m, और ऑसिलेशन वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r से r कट गया, इक्विवेलेंट लेंथ 3/2r। अगर आपके पास एक r त्रिज्या की चकती है जिसका द्रव्यमान m है, इसका आवर्तकाल उस सरल लोलक के आवर्तकाल के बराबर होगा जिसका द्रव्यमान तो इसके बराबर m हो, लेकिन उसकी लंबाई त्रिज्या का 3/2 हो, 1.5 गुना, इसमें 2 गुना और इसमें 1.5 गुना। वलय में, रिंग में 2 गुना लंबाई का सिंपल पेंडुलम होगा, और डिस्क में 1.5 गुना। और LE की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस डिस्क का टाइम पीरियड 3r/2g √ और इधर 2π। तो याद रखें, कंपाउंड पेंडुलम में आपको LE निकालना आना जरूरी है। इक्विवेलेंट लेंथ I/MD और I जड़त्वाघूर्ण निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। चकती के केंद्र पर जड़त्वाघूर्ण हाफ mr², इसलिए दोलन वाले बिंदु तक mr² और जोड़ दिए, 3/2 mr², यहाँ से तुल्य लंबाई निकाल ली। वलय के लिए mr² होता है, तो इस पॉइंट के लिए और यहाँ निकालना है तो r दूरी पर और जुड़ गया, 2 mr² हो गया। सीधा भी याद रख सकते हैं, रिंग के लिए 2r/g √ में 2π तो है ही, यहाँ पर 3r/2g। और एक और बात, r त्रिज्या की अगर वलय है तो इक्विवेलेंट लेंथ सिंपल पेंडुलम की उस वलय की रेडियस का 2 गुना और चकती की रेडियस का 1.5 गुना होता है। इस तरीके से आप कंपाउंड पेंडुलम से जुड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो रिंग और डिस्क से रिलेटेड टाइम पीरियड और इक्विवेलेंट लेंथ का जो मान है वो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान से समझो, पढ़ो, साथ के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। बार बार उनकी प्रैक्टिस करो, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।